Welcome friends. In this video, I will talk on immunization, vaccination, classification of vaccine, and difference between vaccine and sera, and contraindication in case of vaccination. First of all, what is vaccination? वैक्सीनेशन मतलब किसी पर्सन को जो वैक्सीन दिया जाता है उसको वैक्सीनेशन कहा जाता है। और वैक्सीनेशन देने के बाद उसको बॉडी में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है और एंटीबॉडी देने के कारण उसको इम्यूनिटी इंक्रीज होता है। सो यही प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। अभी इम्यूनाइजेशन का ज़रूरत क्या है? देखिए, जब बेबी डिलीवरी होता है तो मदर से डायरेक्ट वो ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा इम्यूनिटी उसको मिलता है। लेकिन जब बेबी थोड़ा बड़ा होता है उसको अंदर में एक इम्यून सिस्टम डेवलप होता है जो डिजीज़ को फाइट करता है। अभी कोई डिजीज़ के फाइट करने के लिए जो वैक्सीनेशन दिया जाता है उसको इम्यूनाइजेशन कहा जाता है। अभी किसी डिजीज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए ये इम्यूनाइजेशन ज़रूरत है। अभी कितना टाइप का इम्यूनाइजेशन होता है? 3 टाइप का हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, डिपेंडिंग ऑन यूज़, इंस्टेंट यूज़ और प्रोफाइलेक्सिस यूज़। प्रोफाइलेक्सिस मतलब जिसको फ्यूचर में कोई डिसीज़ हो सकता है उसको प्रिवेंशन करने के लिए जो ट्रीटमेंट होता है उसको प्रोफाइलेक्सिस कहा जाता है। ऐसे करके डायरेक्ट इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी भी हो सकता है। अभी देखिए, जो 2 टाइप का इम्यूनाइजेशन होता है, जैसे वैक्सीन और एंटीसीरम देके। सो वैक्सीन एंड एंटीसीरम का डिफरेंस क्या है वो थोड़ा जान लेते हैं। पहले देखिए, जो एंटीसीरम है उसको सेरा भी कहा जाता है। इसमें डायरेक्टली एंटीबॉडी रहता है और वैक्सीन में क्या होता है, सिर्फ एंटीजन रहता है। सो एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है जान लीजिए। एंटीजन मतलब जो माइक्रोब्स है उसका कोई पार्ट रहता है, ठीक है। वो किल्ड वायरस हो सकता है, वो लाइव वायरस हो सकता है और बैक्टीरिया हो सकता है और उसको बॉडी पार्ट हो सकता है। अभी ये प्रोटीन पार्ट है, ये जब बॉडी में एंटर करेगा तभी क्या होगा, हमारा ब्लड में टी सेल बी सेल जो होता है उसमें थोड़ा ये रिएक्शन करके एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है जो फ्यूचर में अगर ऐसे एंटीजन आए तो उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है, ठीक है। सो अभी देखिए, सेरा में एंटीबॉडी होने के कारण ये इंस्टेंट इम्यूनिटी देता है, लेकिन वैक्सीन में एंटीजन होने के कारण एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने के बाद ही ये डिजीज़ को इनहिबिट कर सकता है। इसलिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है एंड प्रोफाइलेक्सिस यूज़ होता है। सो पैसिव इम्यूनिटी होता है क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, डायरेक्टली दे रहा है बाहर से। और वैक्सीन में एक्टिव इम्यूनिटी हो रहा है, मतलब एंटीजन आने के बाद ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एंटीबॉडी बाहर से आ रहा है तो एंटीबॉडी जितना दिन तक ठीक रहेगा उतना दिन तक ही इफेक्ट रहेगा। इसलिए ये टेम्पोररी इफेक्ट है, क्योंकि थोड़ी देर बाद कुछ दिन बाद वो एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं आरबीसी का कुछ लाइफ स्पैन है, डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन है, ऐसे करके एंटीबॉडी का भी लाइफ स्पैन है, तो वो थोड़े दिन बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। और वैक्सीन में क्या होता है, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और वो जैसे डोरमेंट रहता है। जब भी एंटीजन आएगा बाहर से वो उसको आइडेंटिफाई करेगा और ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसलिए ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। अभी देखिए, सेरा जो है इसमें इम्यूनिटी क्विकली प्रोड्यूस होता है क्योंकि एंटीबॉडी रेडीमेड है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि एंटीजन आएगा, उसके बाद उसको रिएक्शन करके टी सेल बी सेल जो है अंदर में वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। अभी पेशेंट यहाँ पे डायरेक्ट एंटीबॉडी रिसीव करता है, लेकिन यहाँ पे एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। अभी देखिए, सेरा जो है ये शॉर्ट टर्म प्रोफाइलेक्सिस और शॉर्ट टर्म यूज़ होता है, लेकिन वैक्सीन जो है वो लॉन्ग टर्म यूज़ होता है। अभी देखिए, सेरा में क्या है, एंटीबॉडी रिच जो सीरम होता है किसी एनिमल के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करके वो प्रोड्यूस किया जाता है। सो यहाँ पे
एंटीबॉडी रिच मतलब सॉल्यूशन रहता है, ठीक है। लेकिन वैक्सीन में क्या है, जो माइक्रोब्स डिजीज़ कॉज करता है उसका माइक्रोब्स डायरेक्टली लिया जाता है और उसका कोई पार्ट लिया जाता है। मतलब वो क्या करेगा, वो डिजीज़ नहीं करेगा, लेकिन वो पार्ट बॉडी में जाके एंटीजन के काम करेगा और एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा। सो यहाँ पे दो क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। पहले वो तो डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं करेगा, इतना करके उसको विरुलेंस मतलब पैथोजेनिक जो कैपेसिटी है उसको कम करना पड़ेगा, एंड वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अभी देखिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे टिटेनस टॉक्साइड, स्नेक एंटीवेनम, एंटी रेबीज वैक्सीन, ये सब सेरा में आएगा। और वैक्सीन में क्या होगा, वैक्सीन में जैसे बीसीजी वैक्सीन, ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। वैक्सीन कौन प्रोड्यूस मैंने डिस्कवर किया, एडवर्ड जेनर ने 1796 में काऊ पॉक्स के एक मतलब काऊ पॉक्स का एक वैक्सीन डिस्कवर किया था। सो इसके लिए इसको वैक्सीन भी कहा जाता है, वैक का मतलब काऊ। सो यहाँ पे डिस्कवर हुआ था, इसके लिए ये टर्म आया है वैक्सीन। सो अभी क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ वैक्सीन में पहले वाला देखिए, जे वैक्सीन कैसे प्रिपेयर करना हो रहा है, ऐसे करके उसको लाइव एटेन्यूएटेड और किल्ड वैक्सीन कहा जाता है, ठीक है। लाइव एटेन्यूएटेड मतलब क्या, एक स्ट्रेन का जो माइक्रोब्स है उसको एक स्ट्रेन लेंगे जो लेस वेरुलेंट है, मतलब क्या, जो डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता है लेकिन वो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, ठीक है। सो वो एंटीजन का काम करेगा, वो बॉडी में जाके फिर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। लेकिन किल्ड वैक्सीन में क्या होगा, वो वायरस का कोई विरुलेंस नहीं है, मतलब उसको डिजीज़ कैपेबिलिटी नहीं है, सो वो जाके डायरेक्टली एंटीबॉडी यहाँ पे प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ी बहुत कैपेसिटी रहता है वो डिजीज़ प्रोड्यूस करने का, इसलिए इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, मतलब जिसका इम्यूनिटी थोड़ा कम है, जैसे कैंसर पेशेंट, एड्स पेशेंट, सो उसके लिए ये यूज़ करना थोड़ा रिस्की रहता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, बीसीजी वैक्सीन, बैसिलस कालमेटेगुएरिन और मीजल्स, माम्स, रूबेला, ये सब वैक्सीन इसका एग्जांपल है। ऐसे किल्ड वैक्सीन जो है देखिए, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को दिया जा सकता है क्योंकि इसका विरुलेंस नहीं है। सो ये सब पेशेंट के ऊपर दिया जा सकता है, सो ये बहुत सारा सेफ है, ठीक है। सो एग्जांपल क्या है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन, एट्सेट्रा। अभी देखिए वैक्सीन का किस सोर्स से मिल रहा है, बैक्टीरिया से मिलेगा तो बैक्टीरियल वैक्सीन, वायरस से मिलेगा तो वायरल वैक्सीन, और किसी पार्ट में जैसे वायरस का एक प्रोटीन जो कोड रहता है उसमें प्रिपेयर किया जाता है, तो उसको एसेलुलर वैक्सीन भी कहा जाता है। एग्जांपल, बैक्टीरियल वैक्सीन जैसे बीसीजी वैक्सीन, वायरल वैक्सीन जैसे चिकन पॉक्स का वैक्सीन, और एसेलुलर वैक्सीन जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। अभी देखिए कैसे टर्म यूज़ होता है, सिंपल वैक्सीन, मल्टीवैलेंट वैक्सीन, पॉलीवैलेंट वैक्सीन, ये क्या है। और एक क्लासिफिकेशन, जब एक माइक्रोब्स एक डिजीज़ क्रिएट करता है और उस डिजीज़ के लिए एक वैक्सीन बनाया जाता है, उसको कहते हैं सिंपल वैक्सीन, जैसे स्मॉल पॉक्स। ऐसे करके एक डिजीज़ जैसे पोलियो, ये मोर देन वन स्ट्रेन ऑफ माइक्रोब्स में प्रोड्यूस हो सकता है, इसको कहते हैं मल्टीवैलेंट वैक्सीन, जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन। ऐसे करके जब 2 और मोर डिजीज़ प्रोड्यूस हो सकता है 2 और मोर स्ट्रेन और माइक्रोब्स के द्वारा, तब 2 और 3 माइक्रोब्स का जो एंटीजन है वो कंबाइन करके एक वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकता है, उसको कहते हैं पॉलीवैलेंट वैक्सीन। जैसे डीपीटी मतलब ट्राईवैलेंट वैक्सीन, अभी पेंटावैलेंट वैक्सीन आ गया है सो इसके ऊपर में, लेकिन ये देखिए ये ट्राईवैलेंट वैक्सीन कहा जाएगा। डीपीटी मतलब डिप्थीरिया, पार्टूसिस एंड टीटेनस, ऐसे करके एमएमआर मतलब मीजल्स, माम्स एंड रूबेला, ठीक है। सो साइड इफेक्ट क्या है, देखिए जब इंजेक्शन वैक्सीनेशन के लिए इंजेक्शन जब देगा,
सो उस साइड में थोड़ा पेन रह सकता है और फीवर हो सकता है, एक कॉमन इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या, थोड़ी एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, रैश आ सकता है, तो इसको नोट करना पड़ेगा, तुरंत उसको एक्टिव मेजर लेना पड़ेगा। अभी देखिए किस पेशेंट को आप वैक्सीनेशन दे नहीं पाओगे। देखिए अगर कोई बच्चे लोगों का थोड़ी फीवर है और कुछ इम्यूनाइजेशन रिएक्शन हुआ था पहले, और एग लेने से थोड़ी उसको सीवियर रिएक्शन और एलर्जिक रिएक्शन है, सो इस बच्चे को और इस पेशेंट को आप वैक्सीनेशन देने के लिए थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। आप दे नहीं सकते ये पेशेंट को। किसी को अगर कॉन्वल्सन है, सीजर है, और किसी का इम्यूनिटी थोड़ा वीक है, जैसे HIV पेशेंट है, एड्स पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, इस अगर कुछ सिम्टम इसमें है तो इसको आप वैक्सीनेशन नहीं दे पाओगे। अगर इसको दोगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। अभी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है। एक पेशेंट को DPT देने से कुछ एन्सेफेलोपैथी कुछ प्रॉब्लम हुआ है, एलर्जिक रिएक्शन, सो उसको क्या करोगे, DPT दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे? इसका आंसर है DPT के बदले में उसको DT दिया जाएगा। DT मतलब डिप्थेरिया एंड टीटेनस, क्योंकि जो P है पर्टुसिस वो होने के कारण उसको एलर्जिक रिएक्शन और एन्सेफेलोपैथी हो रहा है, सो पर्टुसिस को अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए BCG जो वैक्सीन है, नोट रखना पड़ेगा, इसको 1 ईयर से पहले ही देना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वैक्सीनेशन शेड्यूल के ऊपर, हाँ, क्योंकि 1 ईयर से पहले ही ये डिजीज़ मतलब इसको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए। अभी देखिए BCG वैक्सीन में देने से थोड़ा स्कार अपीयर होता है। अगर स्कार अपीयर ना हो तो उसको फिर दोबारा क्या वैक्सीन दोगे? आंसर है नहीं, देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। OPV जो वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन जो है, ओरल पोलियो वैक्सीन कितना ईयर तक चाइल्ड को दे सकते हैं? इसका आंसर है 5 ईयर्स। 5 ईयर्स के बाद उसको नहीं देना है, ठीक है। अभी देखिए हेपेटाइटिस V वैक्सीन जो है और DPT वैक्सीन है, अगर एक पेशेंट को दोनों ही वैक्सीन देने का मतलब टाइम आया है, तो क्या एक सीरीज में आप दोनों वैक्सीन दे सकते हैं मिक्स करके? आंसर है नहीं दे पाओगे, क्योंकि वो देने से कुछ रिएक्शन होता है और उसको कॉन्ट्राइंडिकेशन है एक और एक के दो मतलब बीच में, ठीक है, इसलिए दोनों एक साथ नहीं दिया जाएगा। Thanks for your patience hearing. Next video will come very soon.